बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अगर हम वही बात कहते रहते जो रियासत चाहती है या वही बात कहते रहते जो मौजूदा रजीम चाहता है तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, ना कोई फायरवॉल होती, ना कोई परेशानी होती, ना मुल्क छोड़ना पड़ता, ना घर छोड़ना पड़ता, ना अपने दोस्त अहबाब, ना नौकरी छूटती, ना कुछ और होता। लेकिन ये सारा कुछ बर्दाश्त किया सिर्फ इसलिए कि जो ठीक बात है वो आप लोगों तक पहुँचाएँ। अब उसमें बहुत सारा नुकसान भी बर्दाश्त किया, लगातार अभी तक कर रहे हैं। तो अब पाकिस्तान में हमारे चैनल्स को बंद किया जा रहा है, इससे पहले कि मुकम्मल तौर पे बंद हो जाए। और ख़बरें जो है मीडिया पे चलवा दी गई हैं कि जो उनसे चैनल आने वाले दिनों में बंद होंगे उनमें सर-ए-फ़हरिस्त आपका ये वाला चैनल है जहाँ पे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो ये चैनल भी बंद हो जाएगा मुबैना तौर पे, जो ख़बरों में पता चल रहा है या जो इतलात हमारे तक पहुँच रही हैं। वैसे भी VPN के बगैर ये बहुत कम ही देखा जा रहा है। बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं, वीडियो चलते चलते बंद हो जाती है, बाद औक़ात वीडियो चलती नहीं है। जिन लोगों के पास VPN है वो इसको देख सकते हैं। लिहाजा आने वाले वक्त के लिए और अभी के लिए भी आप VPNs इंस्टॉल कर लें और ये बात तमाम दोस्तों तक पहुंचाएं कि हमारी वीडियोस को आप अब VPNs के बगैर नहीं देख सकेंगे। मैं आपको कुछ VPNs के बारे में बता रहा हूँ, ये आपको मुफ्त मिल जाएंगे और इन VPNs को आप डाउनलोड कर लें। जब चाहें इसको बंद कर दें, जब चाहें इसको ऑन कर लें, लेकिन जब आप हमारी वीडियो देखना चाहें तो आप इसको ऑन करके आराम से देख लेंगे और इसके लिए आपको कोई पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। साइफन फास्ट एंड सिक्योर VPN, ये आप देख लें। इसके ऊपर ये एक रॉकेट सा बना हुआ है और इसकी स्पेलिंग है PSIPHON। ये VPN है, आप इसके साथ VPN लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास ये खुल जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में आपको मिल जाएगा। फिर एक राइज अप VPN है, ये RISEUP VPN, ये आप डाउनलोड करेंगे। इसके ऊपर ये कवा बना हुआ है ब्लैक कलर का, ये भी आपको मुफ्त में मिल जाएगा, इससे आप देख सकते हैं। ये एक और है, इसके ऊपर वीडियो गेम की शक्ल बनी हुई है और ये विंडस्क्राइब WINDSCRIBE VPN, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इनकी शक्लें आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पे। आप अभी इसको बड़े आराम से ऐप स्टोर में जाएं और इसको आप डाउनलोड कर लें, ये मुफ्त डाउनलोड हो जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। और प्रोटोन VPN PROTON, ये मेरे कुछ दोस्त इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि ये बड़ा अच्छा VPN है, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे VPNs हैं, अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही VPN इंस्टॉल करें, इन्हें आप कर लें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप उनको देखते रहें। रियासत चाहती है कि आप ना देख सकें, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत चाहती है कि आपका और हमारा राब्ता टूट जाए। तो ये राब्ता इसी सूरत में जुड़ा रह सकता है कि थोड़ा सा टेक्निकल काम आप लोग भी करें और VPNs इंस्टॉल कर लें। दूसरा नाजरीन, जो ड्रोन हमले हुए पाकिस्तान में, उनके हवाले से अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। ना वफाकी हुकूमत ने कोई स्टेटमेंट दिया, ना सूबाई हुकूमत ने कोई स्टेटमेंट दिया। एक बयान गर्दिश कर रहा था, पता नहीं वो इस मरतबा का है या पिछली मरतबा का है, लेकिन फैसल अमीन गंडापुर का बयान था जिसमें वो ये गिला कर रहे थे कि क्या पंजाब के किसी सेटल्ड एरिया के अंदर अगर ड्रोन हमला होगा तो क्या ऐसा ही रद्द अमल आएगा, क्या पश्तूनों का खून बहुत सस्ता है। ये बात जो है वो अक्सर पश्तून हमसे पूछते थे कि हमें क्यों मारा जाता है। ये जो ड्रोन हमला हुआ है ये शुमाली वज़ीरिस्तान में इलाका है मीर अली का, वहाँ एक गांव है हरमज़, वहाँ पे ये अटैक हुआ है और इस अटैक के नतीजे में दो मुतज़ाद इतलात हैं। पहले बताया गया कि 3 बच्चे इसमें शहीद हो गए हैं और ख़वातीन और बच्चे दीगर ज़ख्मी हुए हैं। फिर इतला आई कि एक ज़ख्मी बच्चा और शहीद हो गया है। वहाँ पे लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज थे। तो ड्रोन हमला अपने मुल्क में क्यों करना पड़ता है? पहले तो जो सहाफ़ी हैं उनका ये मानना है और दावा है, और मकामी अफराद का भी ये दावा है कि ये हमला एक ड्रोन हमला था। इसके ऊपर जो है वो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि वफाकी और सूबाई हुकूमत ने कोई मौक़िफ़ नहीं दिया अभी तक। जब वो इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ देंगे तो हम ये बता पाएंगे कि गवर्नमेंट इस पर क्या कह रही है। ख्वाजा आसिफ साहब से सवाल किया गया, उन्हें पूछा गया कि जनाब बताएं ये ड्रोन हमला हुआ वज़ीरिस्तान में, ये किसने किया है, इसमें शहादतें हुई हैं लोगों की, बच्चे शहीद हो गए। ख्वाजा आसिफ इसका जवाब दिए बगैर गए और जाके गाड़ी में बैठ के निकल गए। उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी, ड्रोन हमले के मामले को उन्होंने अहमियत दी नहीं। यही सवाल जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी पूछा गया। फजलुर रहमान साहब से बार बार पूछा गया, वो कुछ जवाब उनका समझ नहीं आया। वो क्या कहते हुए जा रहे थे कि हुकूमत से पूछें या उनसे पूछें, वो कुछ ऐसा कहते हुए फजलुर रहमान साहब चले गए। उन्होंने भी इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। हालांकि ड्रोन हमले के मामले पे फजलुर रहमान साहब का एक बड़ा दबंग मौक़िफ़ हुआ करता था माजी में कि ड्रोन हमलों से दहशतगर्दी भी बढ़ती है और ड्रोन हमलों में आप मासूमों का कत्लेआम करते हैं। देखिए, एक सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के टेरिटरी के अंदर क्या पाकिस्तान को ड्रोन हमला करना चाहिए? देखिए, अगर आप किसी और मुल्क के अंदर जा रहे हैं तो वहां तो आप ड्रोन को भेज सकते हैं, या किसी ऐसे इलाके में जहां पे आपकी एक्सेस नहीं है, आप वहां पहुंच ही नहीं सकते,
तो आप ड्रोन भेज सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो रेड ऑफ द गवर्नमेंट है, यहां तो पाकिस्तान के इदारे मौजूद हैं, तो यहां तो ऐसा कोलेटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया का ये रिकॉर्ड बताता है कि जब भी कहीं पे ड्रोन हमले होते हैं तो मासूम इंसान मारे जाते हैं। ये चाहे अफगानिस्तान में हुए हों, चाहे पाकिस्तान में हुए हों, चाहे दुनिया में कहीं भी हुए हों। अमेरिकन रिकॉर्ड भी ये बताता है, नेटो का रिकॉर्ड भी ये बताता है कि ड्रोन हमलों के नतीजे में, चाहे वो इराक में हुए हैं, लीबिया में हुए हैं, हर जगह पे ड्रोन हमलों के नतीजे में मासूम शहरियों की शहादतें होती हैं। इसको अमेरिका कहता है कोलेटरल डैमेज, कि जब हम दहशतगर्दों को मारते हैं तो 7 मासूम लोग भी मारे जाते हैं। बाद औक़ात इंफॉर्मेशन गलत हो जाती है तो मासूम लोग मारे जाते हैं। जैसा कि हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ यहां मर्दान में कि एक ड्रोन हमला होता है, बाद में पता चला एक ही खानदान के लोग शहीद हो गए हैं और उनका ताल्लुक गुज्जर बरादरी से है। तो इस तरह के वाकयात हो जाते हैं। अब ये 2-3 हमले हो चुके हैं पाकिस्तान में, ड्रोन हमले। रियासत इसके ऊपर किसी किस्म की कोई पॉलिसी नहीं बता रही कि ये ड्रोन हमले किस पॉलिसी के तहत किए जा रहे हैं, लेकिन अगर ये हमला किसी और ने किया होता तो रोला पड़ जाता। इसका मतलब है ये हमला किसी और ने नहीं किया, किसी ने बाहर से नहीं किया। एक तो सब क्लेम कर रहे हैं ड्रोन हमला, दूसरा हमला किसी ने बाहर से नहीं किया, हमने खुद किया है। उसका नतीजा क्या निकला है या टारगेट किसको बनाया था, इसके बारे में हुकूमत ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया। एक खामोशी है इसके ऊपर। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि एक नगमा में सुनाया गया था, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। और तब मैंने एतराज किया था कि दुश्मन कौन है और दुश्मन के बच्चों को क्या आप ये बावर करवाएंगे कि वो दुश्मन का बच्चा है। लेकिन ये उन्होंने कहा जी, उस वक्त मुझे बड़ी ये बात बताई थी ISPR ने कि जनाब हम तो दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाना चाहते हैं, उनका मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं। तो ये जो बच्चे शहीद हो गए हैं, फर्ज कर लें वहां पे कोई दहशतगर्द भी था, तो ये तो पढ़ाया नहीं गया, इनको तो शहीद कर दिया गया। क्या किताबों की जगह हमारे पास बारूद आ गया है? तो अगर दुश्मन के भी बच्चे हैं तो आप उन्हें कत्ल तो नहीं कर सकते, ये तो दुनिया की कोई पॉलिसी नहीं है। और वैसे भी वो कह रहे हैं ये मासूम लोग थे, और जो मकामी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि जनाब यहाँ पे किसी किस्म का कोई दहशतगर्द नहीं था, ये गलत हमला हो गया है। बहरहाल एक और बात DGI SPR की मुझे याद आ गई। उन्होंने थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि हम सिविलियंस को टारगेट नहीं करते, हमारा कल्चर और हमारा मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता। मुझे उनका ये स्टेटमेंट याद आ गया जिस वक्त मैं ये देख रहा था ड्रोन हमले के हवाले से फुटेजेस और तस्वीर जो मेरे सामने आ रही थी। नाज़रीन, एक और काम किया DGI SPR ने, और उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान अब किस तरफ जाएगा। जो हार्ड स्टेट की बात की थी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने, ये मामला वही चलेगा मुझे लगता है इस मुल्क में। देखिए ना, अब DGI SPR गए नमल यूनिवर्सिटी में इस्लामाबाद में, वहां जाकर उन्होंने खिताब किया, और एक बात जो उन्होंने की, जो बातें की वो बाद में बताता हूं, लेकिन इसमें जो मुझे रिपोर्ट हुआ 2 जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये बातें बताई, और मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा जी तलबा ने ये बातें सारी बताई हैं। तो एक आधे तालिब इल्म से मेरी भी बात हुई, उसने भी कहा जी बात आप ठीक कर रहे हैं, डरा हुआ था बेचारा, लेकिन उसने कहा जी बात आपकी ठीक है, ये कोई भी बात जो आपको बताई गई है आप तक पहुंची है, ये गलत नहीं है, लेकिन और भी बड़ी कहानियां हैं तो मैं आपको बताऊंगा। अब बाद में जब पता चलेगी तो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो मैं आपके सामने रख सकता हूं वो क्या है कि सवाल जो थे वो फिक्स्ड थे। एक तो जो इंतजामिया ने बच्चे बिठाए हुए थे वो चुने हुए बच्चे थे जिन्हें बिठाया गया था, और चुने हुए बच्चे मतलब ये बच्चे बैठेंगे और वो बच्चे नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पे चुने हुए बच्चों को बिठाया गया था जिनकी कबूलियत थी कि ये बच्चे यहाँ बैठ सकते हैं और बात सुन सकते हैं DGI SPR की। उनमें से सवाल पहले से फिक्स्ड थे, 3 बच्चों को माइक दिया गया, और जो इंतजामिया की तरफ से फिक्स थे, जिसमें बस सिर्फ खराज तहसीन पेश किया गया और तारीफ की गई। लेकिन एक बच्ची ने बीच में हिम्मत करके मारंग बलोच के हवाले से सवाल किया, तो उसको जवाब क्या मिला, ये लड़की ने सवाल किया तो DGI SPR ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, और उन्होंने कहा कि ये वैसे रिपोर्ट भी हो चुका है सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा कि हमारा जो दिल करेगा हम करेंगे। तो ये जो है वो दिल करेगा हम करेंगे तो नहीं होता, जो आइन कहेगा आप वो करेंगे, जो पाकिस्तान की मुंतखब अवामी हुकूमत आपको हुक्म देगी आप वो करेंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टाफ कॉलेज कोयटा में कहा था कि पॉलिसीज बनाना आपका काम नहीं है, वो सिविलियंस बनाएंगे, आप उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। तो जो कायद-ए-आज़म ने कहा था हमारे लिए तो आज भी वही मोतबर है, क्योंकि वो आपका भी कायद है, हमारा भी कायद है, पाकिस्तान के हर तालिब इल्म का कायद है, पाकिस्तान की कई नस्लों का कायद है, और हमेशा वो कायद-ए-आज़म रहेगा जब तक ये मुल्क रहेगा इंशाअल्लाह। तो इस पे उन्होंने कहा जी कि हम बलोच दहशतगर्दों को मारेंगे। बलोच यकजहती कमेटी BYC इंडिया की प्रॉक्सी है, बलूचिस्तान बलोचों का नहीं, इसमें 30% पश्तून भी है। फिर उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह फतह दे रहा है, अगर ये हक पर होते तो ये गालिब होते, आज हम हक पर हैं तो हम गालिब हैं।
तो देखें, इस तरह तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप हक पे नहीं हैं, लेकिन ये वाली दलील जो है, इसके मुकाबले में मैं एक दलील रखना चाहता हूं कि अगर ये हक पर होते तो ये गालिब होते, क्योंकि हम हक पर हैं इसलिए हम गालिब हैं। तो इस दलील के मुकाबले में एक दलील दे रहा हूं, मैं इस इशू की बात नहीं कर रहा। तो सिंपल ये बात है कि फिर फलस्तीनी हक पे नहीं है, फिर क्योंकि वो तो गालिब नहीं आ पा रहे। तो इसका मतलब यह है कि जो कश्मीरी हैं वो हक पर नहीं है, क्योंकि इंडियन फौज उनके ऊपर गालिब है। तो ये दलील ठीक नहीं है। बात ये होनी चाहिए कि हक किसका है, वसाइल किसके हैं, मिलने किसको चाहिए, जबरी तौर पे गुमशुदगियों का मामला क्या है, और बलूचिस्तान के अवाम की महरूमियां कैसे दूर हो सकती है। ये चीजें करेंगे तो बलूचिस्तान का मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। और ये सियासी मसला है बलूचिस्तान का, इसको जो अस्करी मसला बनाया ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। एक और बात की DGISPR ने, उन्होंने कहा निमल यूनिवर्सिटी में कि खान ऑफ कल्लात को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल कर लें। गालिबन किसी ख्वाब का जिक्र किया DGISPR ने मुबैना तौर पे, ये मुझे किसी ने रिपोर्ट किया। लेकिन मैं खान ऑफ कल्लात के बारे में एक बात आपको बताऊं कि 6 अक्टूबर 1958 को, ये शायद DGISPR ने नहीं बताया होगा, ये खान ऑफ कल्लात जो थे, इनका नाम था अहमद ऑफ कल्लात। छोटा नाम इनका ये था, बड़ा नाम इनका पूरा नाम था मीर अहमद यार खान अहमद जई, ये इनका पूरा नाम था। और ये खान ऑफ कल्लात थे 1920 से लेकर गालिबन अपनी डेथ तक ये रहे हैं 1979 तक, बीच में गवर्नर भी रहे हैं। इन्होंने ही पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान का इल्हाक किया था। 12 अगस्त 1947 को इन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया था, लेकिन 27 मार्च 1948 को इन्होंने पाकिस्तान के साथ ज्वाइन कर लिया था कायद आज़म के कहने पे। अब DGISPR को यह भी बताना चाहिए कि 6 अक्टूबर 1958 को जब मिलिट्री कू किया गया, जब डिक्टेटर आता है सिकंदर मिर्जा के खिलाफ, तो इन्हें गद्दार करार देकर गिरफ्तार भी कर दिया गया था। वही शख्स जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक बलूचिस्तान को पाकिस्तान के साथ शामिल किया, उसी शख्स को पाकिस्तान की उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जब कू किया तो गद्दार बना के गिरफ्तार भी कर लिया। तो तारीख जो है उसको सीधा रखना चाहिए, सारे हकायक सामने लाने चाहिए। मारंग बलोच वाला सवाल भी हो गया। फिर यह भी बताया कि एक और चीज़ जो DGISPR ने की, मुझे उससे तकलीफ हुई। वजह यह है कि जब भी कभी मौका मिलता है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, वो सियासतदानों को गंदा करने का मौका हाथ से जाने नहीं देते। और इसीलिए जो है वो आप देखें, हर चीज़ पाकिस्तान में कई चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाती, लेकिन टॉक शोज बड़े अच्छी तरीके से बर्दाश्त किए जाते हैं, क्योंकि उसमें सियासतदान एक दूसरे को गंदा करते हैं, गालियां देते हैं। तो इससे एस्टेब्लिशमेंट का फायदा होता है कि ये वाली सियासी जमात भी गंदी, ये भी गंदी, वो भी गंदी है, वो भी गंदी है, सारे ही गंदे, सिर्फ हम अच्छे हैं। तो इससे ये तासुर बन जाता है ना। तो उन्होंने कहा जी हमारे मुल्क की पॉलिटिकल एलीट करप्ट है। ये फैसला कर लिया जी DGISPR ने, और बच्चों को बता भी दिया कि हमारे मुल्क की पॉलिटिकल एलीट करप्ट है, इनकी बातों में मत जाएं। हम फौज आप में से हैं और आप हम में से हैं। हमने इंडिया को तब फौरी जवाब देने का फैसला किया जब नूर खान एयरबेस पर हमला हुआ। अच्छा, ये अब सारे बारी बारी ये बता रहे हैं कि उससे पहले इंडिया को फौरी जवाब देने का फैसला नहीं हुआ था। पाकिस्तानी दबाव डाल रहे थे, हम सब ये कह रहे थे कि इंडिया को जवाब दो, इंडिया को जवाब दो, आप इंडिया को जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो हमें यह बताया जाता था कि जी हम अपने टाइम पे इंडिया को जवाब दे देंगे, आप बेफिक्र रहें। राणा सनाउल्लाह ने तो यह तक कह दिया कि इंडिया कुछ नहीं करता तो हम भी नहीं करते। इसहाक डार ने भी यह स्टेटमेंट दे दिया, और अब इसहाक डार ने भी यह कंफर्म कर दिया, नजम सेठी ने भी कंफर्म कर दिया, DGISPR के मुबैना स्टेटमेंट के मुताबिक यह बात क्लियर हो गई है कि अगर नूर खान एयरबेस के ऊपर इंडिया हमला ना करता तो पाकिस्तान शायद जवाबी हमला करता ही ना, या फिलहाल फौरी तौर पे ना करता। तो ये आज वहां पे ये भी बात हुई। और मुल्क में पॉलिटिकल एलीट करप्ट है, इनकी बातों में मत जाओ, ये नौजवानों को बताया गया। तो ये बात गौर से बिलावल भी सुन लें, नवाज शरीफ भी सुन लें, फजल रहमान भी सुन लें, MQM भी सुन ले, ANP भी सुन ले, PTI तो वैसे ही आजकल बात कान खोल के सुन रही है। तो सारे सुन लें जी, पॉलिटिकल एलीट करप्ट है, आप सारे फारग हैं, आप ही इस मुल्क में फसाद की जड़ हैं, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट आपको किसी खाते में नहीं गिनती। ये आपकी टोटल औकात है। अब होना यह चाहिए कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट को मिलकर, चाहे गंदे हैं चाहे अच्छे हैं चाहे जो भी है, एक दफा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उनकी आईनी और कानूनी हदूद के अंदर भेजें, और फिर मिलकर मुल्क चलाना शुरू करें अवामी मैंडेट के मुताबिक। अल्लाह ने चाहा तो ये मुल्क चल जाएगा,
ये मुल्क चल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ एक वर्किंग रिलेशन रखना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं ये पूरी दुनिया में होता है। एक वर्किंग रिलेशन आपको रखना पड़ता है, एक तरीकेकार में आपको उनका इनपुट लेना पड़ता है, लेकिन वो इनपुट होता है, कंट्रोल नहीं होता। यहां जो उल्टी गंगा बह रही है, वो जो चीजें सिविलियंस की करने की हैं वो भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को करनी पड़ रही हैं। करनी पड़ क्या रही है, वो बाई चॉइस उन्हें कर रहे हैं। लिहाजा सिविलियंस को अपनी स्पेस वापस लेनी पड़ेगी और लेनी चाहिए। तो नादरीन, ये DGISPR निर्मल यूनिवर्सिटी में गए, जो उनका लहजा, जो तरीकाकार ना, उससे लगता है कि बड़ा कॉन्फिडेंस उनको मिला है। ये जो सारा एपिसोड हुआ, इस एपिसोड के बाद, और उसी कॉन्फिडेंस के नतीजे में अब ये ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने देंगे। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मजीद सख्ती होगी। ऐसा लगता है कि इसको कैश किया जाएगा और मुखालिफ आवाज़ों को कुचला जाएगा। लेकिन अब बड़े जोर शोर से लोग ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ईद से पहले बाहर आ जाएंगे। कोई कह रहा है जनाब के रिहा होने वाले हैं, मगर कैसे रिहा हो जाएंगे? आप कुछ हकायक तो देख लें कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को क्या सूट करता है कि वो इमरान खान को इस वक्त बाहर आने दें। ये जाली फार्म 47 किसके खिलाफ लेकर आए? इमरान खान के खिलाफ लेकर आए। इमरान खान को बाहर लाना था तो 200 मुकदमात इमरान खान पे देने पड़ने थे इन्हें। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्होंने आज तक अमल दरामद नहीं होने दिया। ये इतनी मेहनत क्यों की? पार्लियामान से बंदे उठाने पड़े, अरकान असम्बली अगवा करके 26वीं आईनी तरमीम करवाई, अपनी मर्जी का आईनी बेंच बनवाया, गोलियां तक अवाम के ऊपर चला दी गई, लोग शहीद हो गए, लोग लापता हो गए। ना इमरान खान साहब की आवाज़ सुनाई देती है, ना उनकी शक्ल दिखाई देती है। आपको लगता है कि ये इमरान खान को बाहर आने देंगे? इस माहौल में कभी बाहर नहीं आने देंगे। मेरी अकल ना बगैर किसी सौदेबाजी के इमरान खान साहब को बाहर आने में नहीं मानती। ये अब हो सकता है तो दो ही तरीके हैं, या कोई बड़ा बैरूनी दबाव आ जाए, या पाकिस्तान के अंदर से अवामी दबाव इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि इमरान खान साहब को छोड़ना पड़ जाए। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और रास्ता है। एस्टेब्लिशमेंट का नाजरीन जो हकीकी नुमाइंदा है वो एकदम मैदान में आ गया और उसने खुलकर बैंड बजाना शुरू कर दी हुकूमत में बैठी हुई जमातों की। इन एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा बहुत तो मुझे लगता है वट चढ़ा हुआ है इनके ऊपर भी, कि नवाज शरीफ साहब ने मुंह वट के बैठे रहे 5 दिन तक, बात ही कोई नहीं की, सपोर्ट ही कोई नहीं की, खामोश होकर बैठे रहे। अब मियां साहब को गुस्सा पता नहीं किस बात का, बेटी को भी बना दिया, भाई को भी बना दिया, और क्या करें? 17 सीटों से उठाकर आपको हुकूमत दे दी पाकिस्तान में और 2 तिहाई करवा के आपसे आईनी तरमीम भी करवा ली। लेकिन मियां साहब को गुस्सा है कि मेरी मकबूलियत ही बर्बाद कर दी पकड़ के, मेरे पूरे खानदान की सियासत ही बर्बाद कर दी पकड़ के। और एहसास कमतरी इस खानदान में इतना पैदा हो चुका है कि आप पंजाब की किसी लेबॉर्ट्री से जाके टेस्ट करवाएंगे ना, तो टेस्ट के ऊपर नीचे बीमारियां जहां लिखी होती है ना, उनके नीचे जो है ना वो मरियम नवाज की फोटो लगी हुई होगी। यानी मरियम नवाज का एक फोटो इंपोज है, उसके ऊपर आपकी बीमारियां लिखी हुई होंगी, या लिखा हुआ होगा कि आपका ये वाला टेस्ट ये आया, यूरिन टेस्ट ये आया, ब्लड टेस्ट ये आया, आपका जो है वो सल्फर ये है, आपके अंदर जो है हीमोग्लोबिन का ये है। वो जो टेस्ट जहां जहां पे भी आने ना, वो पूरा का पूरा जो बोटे होती है ना, नीचे मरियम नवाज की शक्ल लगी हुई है। मैं मेडिकल साइंस के बारे में इतना नहीं जानता, लेकिन मैं हैरान हो रहा हूं कि जनाब ये इस कदर सस्ते लोग हैं, इस कदर फारिग लोग हैं जिन्हें इस मुल्क में मुसल्लत किया गया कि जनाब आप जाएंगे सरकारी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाएंगे, पहले आपको मलका आलिया की फोटो देखना पड़ेगी। आप देखेंगे टिकटॉकर की शक्ल लगी हुई है, उसके ऊपर आपके टेस्ट लिखे हुए, ब्लड में ये है, यूरिन में ये है, शुगर में ये है, फलां में ये, या और भी टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन जो भी है वो ये है। मुझे तो हैरत होती है। एक दिन ना उन्होंने कहा था, हमारे काज़मी साहब जो है जर्नलिस्ट, बड़े मजे की उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा ना हो जाए कि कहीं एक्सरे पे भी इनकी फोटो आना शुरू हो जाए। एक्सरे पे तो नहीं आई, टेस्टों पे आना शुरू हो गई है। इन्होंने वो बात भी सीरियस ले ली है। अब नादरीन, जो हकीकी नुमाइंदा एस्टेब्लिशमेंट का फैसल वाडा साहब, ये चंद लोग हैं जो बड़े हकीकी किस्म के नुमाइंदे हैं, और ये वही कहते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट इनको पढ़ा के भेजती है। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि नून लीग की टिकटॉक हुकूमत में कनीजों और नौकरानियों का कोटा बना दें। थंडर आ गया, ऑपरेशन रूम बना लिया, ना 3 में ना 13 में। ये लोग जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं है, इनमें सियासी शऊर नहीं है, नालायक औलाद, वालिद की मजीद शर्मिंदगी का बायस ना बने। फैसल वाडा ने नून लीग के ऊपर तनकीद की है। फिर उन्होंने कहा जी बॉलीवुड से जंग होती तो टिकटॉक हुकूमत या पंजाब हुकूमत लाजमी जीत जाती। फैसल वाडा ने नून लीग पे कड़ी तनकीद की है। अब देखना यह कि नून लीग इसका क्या जवाब देती है। नॉर्मली जो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं उनको जवाब देने से नून लीग काफ़ी घबराती है, डरी रहती है और परेशान रहती है, उन्हें वो जवाब नहीं देती। अब नाज़रीन, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, इस मामले को लेकर पाकिस्तान की पॉलिसी में कंफ्यूजन है। अभी एक इंटरव्यू हुआ, उसमें इसहाक डार साहब बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। मैंने कुछ अर्सा पहले आपको बताया भी कि ये अफगानिस्तान का दौरा भी करके आए, तो डार साहब रखना चाहते हैं अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात।
ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान की हुकूमत के ऊपर लगातार इल्जामात लगाते हैं। DGISPR ने जो निमल यूनिवर्सिटी में बात की, उसमें कोई रिपोर्ट हुआ कि वहां उन्होंने गुड तालिबान और बैड तालिबान की भी बात की कि जो पाकिस्तान के अंदर तालिबान है ये TTP है, ये फितनतुल खवारिज है। फिर उन्होंने अफगान तालिबान को एक अलग नजर से देखा, लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनके अंदर भी कुछ लोग हुकूमत में ऐसे बैठे हुए हैं जो फितनतुल खवारिज हैं। और अब एक नई टर्मिनोलॉजी भी आई है नादरीन सामने, इंडिया के साथ जब आपका मार्का हो गया उसके बाद देखें, पहला ये था दहशतगर्द है, हम दहशतगर्द कहते थे इन्हें, फिर दहशतगर्द से हटा के एक नया नाम दिया गया फितनतुल खवारिज। अब फितनतुल खवारिज से हटा के एक नया नाम दिया गया है कि भारतीय हमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज। अब ये नाम जो है वो दिया गया है, काफ़ी लंबा नाम होता चला जा रहा है। तो यहूद और नसारा के हमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज भी एक नाम हो सकता है, फ्यूचर में रख दें। देखिए दहशतगर्द दहशतगर्दी होता है, उसका काम दहशतगर्दी करना है, और रियासत का काम है उस दहशतगर्दी से अवाम को और लोगों को बचाना। बदकिस्मती से हमारी रियासत इसके अंदर पिछले चंद साल से नाकाम है, और उसकी वजह यह है कि पॉलिसीज ठीक नहीं है, और पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी के मामलात में दूसरे नंबर पर रेट हो रहा है। ये बड़ी खौफनाक चीज़ है। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी मिली थी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कि वो कौमी यकजहती को आगे लेकर चलते और उससे फ़ायदा उठाते, लेकिन बज़ाहिर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। इनका यही इरादा है कि इस मौके से फ़ायदा उठाओ और अपने तमाम मुखालिफिन को कुचल दो। तो ठीक है जनाब, कुचल दें आप, हमें बुरी तरह कुचल दें, पीस के रख दें, लेकिन इसके बाद भी आपको आवाज़ वही आएगी जो आप सुन रहे हैं। इससे पहले भी आपने बड़ी आवाज़ें बंद की हैं, बड़ी कोशिश की है, पहले भी कामयाब नहीं हुए, क्योंकि मेरा रब ना चाहे तो कोई किसी की आवाज़ बंद नहीं कर सकता। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।